इसका पर्चा है, पर्चा साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2। ये परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। पार्ट 1 में जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी वो 6 महीने की 180 दिन की थी। ये परिवर्तन यात्रा 365 दिन की है। 21 फरवरी 2023 से शुरू होकर 21 फरवरी 2024 को समाप्त होगी, यानी 365 दिन तक चलेगी। और 31 राज्यों में 674 जिलों में 6000 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों तक इसका मैसेज पहुंचाने का कार्यक्रम है। तो ये इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम हम लोगों ने निर्धारित किया। ये इसलिए निर्धारित करके चला रहे हैं क्योंकि मैं जब 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी तब से मैं ये कर रहा हूँ, संगठित शक्ति निर्माण करने का काम। अभी मेरी उम्र 66 है, तो 48 साल से लगातार ये संगठन शक्ति निर्माण करने का काम किया। इस वजह से इतना बड़ा विशाल संगठन निर्माण हुआ, इतनी बड़ी विशाल संगठित शक्ति निर्माण हुई। ये कितनी बड़ी संगठित शक्ति निर्माण हुई? तो 4 लाख लोग लेकर हम लोग नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर गए थे और आरएसएस के लोग अपने ही हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर भाग गए। तो सारे देश भर में लोग आरएसएस से डरते हैं, आरएसएस के लोगों से सारे देश भर में लोग डरते हैं और आरएसएस वाले हमसे डरते हैं। तो वो क्यों डरते हैं? तो संगठित शक्ति की वजह से डरते हैं। अकेले वामन मेश्राम से नहीं डरते, संगठित शक्ति से डरते हैं। तो उस संगठित शक्ति के आधार पर ये इतना बड़ा कार्यक्रम साथियों हम लोग चला रहे हैं। ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम हम लोग क्यों चला रहे हैं? तो उसकी बहुत बड़ी वजह है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में एक फैसला दिया। मैं कोई काल्पनिक बातें आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। तीनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जा सकता है कि ईवीएम मशीन घोटाला करके ही चुनाव कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है। और बहुत आसान भाषा में आप गांव के रहने वाले लोग हैं,
तो अगर आपको कहा जाए तो ईवीएम मशीन आप लोगों के वोटों की चोरी करती है, आपके घर में चोरी हुई तो आप एफआईआर करते हो ना पुलिस चौकी में, तो ये ईवीएम मशीन आपके वोटों की चोरी करती है। इस चोरी की वजह से जानते हो कितना भयानक परिणाम होता है। आप जिसको चुनना चाहते हैं उसको चुन नहीं सकते, आप जिसको हरवाना चाहते हैं उसको हरवा नहीं सकते, आप जिसकी दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं नहीं बना सकते, आप जिसकी सरकार नहीं बनाना चाहते हैं उसी की सरकार ईवीएम मशीन दिल्ली में बना देती है। लोकतंत्र ये शब्द क्यों बना? लोग सरकार चुनते हैं इसलिए शब्द बना लोकतंत्र। अब आपके पास से एमएलए, एमपी, विधायक और सांसद को चुनने का अधिकार खत्म हो गया, तो सरकार बदलने का, सरकार चुनने का अधिकार आपका खत्म हो गया लोगों का, तो अब ये लोकतंत्र नहीं रहा, अब ये ईवीएम तंत्र हो गया है। जब लोकतंत्र था तब सरकारें आपको पूछती नहीं थी, जब लोकतंत्र था तो सरकारें आपको पूछती नहीं थी। अब ईवीएम तंत्र आ गया तो पूछने की जरूरत ही खत्म हो गई। कम से कम नमस्कार तो करते थे। ये जनता जनार्दन है, 5 साल में इनके पास जाकर के हमको वोट मांगना पड़ता है, तो नमस्कार करते थे। अब वो सोचते हैं अरे अब इनको नमस्कार करने की क्या जरूरत है, अब ईवीएम माता की पूजा कर लो, चुनाव जीत जाओ। अब ये नई माता पैदा हो गई, उस माता का नाम है ईवीएम माता। तो फिर आपकी पूजा बंद हो गई और ईवीएम माता की पूजा शुरू हो जाएगी। तो मैं कोई काल्पनिक बातें आप लोगों को नहीं कह रहा हूं साथियों, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं वो मेरी अपनी बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? यहां बैठे हुए लोगों को, कम ही लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान निर्माताओं ने, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने, इस देश में सबसे बड़ी अदालत बनाई सुप्रीम कोर्ट। ये आपके जिले में जो तहसील में जो मैजिस्ट्रेट बैठता है उसको भी फैसला करने का अधिकार है, मगर जो मैजिस्ट्रेट का फैसला होता है वो जिला अदालत में जाकर बदल जाता है, बदल सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला बदल नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, ये संवैधानिक कोर्ट है। इसके दिए हुए फैसले संविधान के अनुसार कानून का दर्जा उन्हें हासिल होता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देने के बाद भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं
नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद भी जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो सभी लोग गधे की औलाद है। वो सभी के सभी गधे की औलाद है। जब मैं ऐसा कहा कई जगह, तो मेरा जो मित्र है उसने मुझे टेलीफोन किया कि गधे की औलाद सुनने से अच्छा नहीं लगा। मेरे मित्र ने कहा मुझे टेलीफोन पर कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा सुधार कर लेता हूँ। अगर तुमको मेरा मित्र हो तो मित्र की बात को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, तो सुधार कर लेता हूँ। मगर मेरा एक छोटा सवाल है। कहा कि पूछो। कि मैंने उसको पूछा कि मैं एक गधा जा रहा है तो उसको मैं क्या कहूँ? एक गधा जा रहा है तो बताओ क्या कहूँ? कहा कि गधा अगर जा रहा है तो गधा जा रहा है ऐसे कहना पड़ेगा। एक गधा जा रहा है, यही कहना पड़ेगा ना? हाँ, यही कहना पड़ेगा। कि ये कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं, ये गधा नहीं जा रहा है, ये पंडित जा रहा है। ये गधा नहीं जा रहा है, ये पंडित जा रहा है। तो तीसरा आदमी क्या कहेगा? तीसरा आदमी कहेगा जो ओरिजिनल गधा है वो गधा नहीं है, जो गधे को पंडित कहने वाला है वही गधा है। तो मेरे मित्र ने कहा कि नहीं, गधे को गधा कहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं सुधार करने वाला था, तुमने सुधार कर लिया, अच्छा कर लिया है कि गधे को गधा ही कहना चाहिए। साथियों, ये तो जो बात मैं कह रहा हूं ये उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि ये संवैधानिक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान ने निर्माण की हुई कोर्ट है, उसने कहा, क्या कहा? कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन घोटाले से चुनाव करवाती है। और अगर ऐसा है तो उसको ऐसे ही कहना पड़ेगा। जो नहीं कहेगा वो लोगों की नजर में गधे की औलाद माने जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं साथियों, क्योंकि ये बात जो मैं कह रहा हूं, अभी मुझे न्यूयॉर्क से टेलीफोन आया, अमेरिका की न्यूयॉर्क से टेलीफोन आया, और मैंने उससे बात किया कि मैं थोड़ा बिजी हूं, उत्तर प्रदेश में मेरा ईवीएम घोटाले का पर्दाफाश चल रहा है। कहा कि मैं देख रहा हूं अमेरिका में, कि अमेरिका में मैं देख रहा हूं। तो ये जो हम देख रहे हो ना, ये, हाँ भाई गौली, दिख रहा नहीं? ये आपको लग रहा है ये तो छोटा मशीन, ये अमेरिका में दिख रहा है। ये सोशल मीडिया है, एंड सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, इज नॉट ए लोकल मीडिया। एक ग्लोबल मीडिया है और सारे दुनिया में इसको देखा जा रहा है, और सारे दुनिया के लोग सोच रहे हैं कि जो ईवीएम में घोटाला होता है उसको नहीं मानता है, वो गधे की औलाद है। वो अमेरिका के लोग भी सुन रहे हैं, अमेरिका के लोग भी सुन रहे हैं कि हाँ वो गधे की औलाद, बराबर है, गधे की औलाद है। अमेरिका में ईवीएम नहीं है, जापान में ईवीएम नहीं है, जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दुनिया के जितने विकसित देश हैं कहीं पर भी ईवीएम नहीं है। हमारे देश में 80% जो लोग हैं या तो अनपढ़ है
या तो आधे पढ़े लिखे लोग हैं। आधे पढ़े लिखे समझते हो? आधे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अनपढ़ ठीक है, क्यों? बोलता मैं तो अनपढ़ हूं, यानी मान लेता हाँ मैं तो अनपढ़ हूं। जो आधा पढ़ा लिखा आदमी है वो सही बात भी नहीं मानता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है, बहसबाजी करना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो आदमी अनपढ़ है वो तो ठीक है, जो आधा पढ़ा लिखा आदमी है वो अनावश्यक बहसबाजी करता है और इस वजह से उसको बड़े आसानी से फंसाया जा सकता है, फंसाया जाता है। तो इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई है कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाले से चुनाव हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा इस घोटाले को रोकना होगा। बराबर है, सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो लोग हैं वो इसीलिए तो संवैधानिक जज बनाए गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस घोटाले को रोकना होगा, रोकने के लिए उन्होंने एक और फैसला दिया। वो फैसला क्या है? पेपर ट्रेल मशीन लगाओ, यानी ईवीएम मशीन के साथ साथ एक और मशीन लगाओ। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल नाम की मशीन लगाई। पेपर ट्रेल नाम की मशीन लगाने के बाद अब क्या हुआ, 3 तरीके से लोग वोट डाल रहे हैं आज तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ। प्रथम लोकसभा के चुनाव में बैलेट पेपर हुआ करता था। तो ये बैलेट पेपर किस तरह से चुनाव होता था, थोड़ा मैं आपको जो 3 तरीके से वोट होता है वो थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। पहले 1952 में जब आप वोट डालने के लिए गए तो चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने आपको बैलेट पेपर दिया बूथ पर। तो आप वोटर्स ने देखा, क्या देखा, कौन कौन उम्मीदवार है, कौन कौन कैंडिडेट है, और फिर साइड में देखा चुनाव निशान क्या है। बराबर है, आप लोग भी देखते थे कि चुनाव निशान क्या है। तो चुनाव निशान गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। आप लोग जानते हो ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर मैं ये उल्लेख क्यों कर रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। समझाने के लिए मुझे उदाहरण देना पड़ेगा, इसलिए मैं ये उदाहरण के लिए चुनाव निशान आपको समझा रहा हूं। हाँ, पकड़ ले। ये चुनाव निशान गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। तो वोटर जो है सोचता किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। ऐसा सोचकर वोटर कुत्ते को वोट देने के लिए मोहर होती थी, मोहर उठाता था, देखता था, अरे शाही नहीं है। क्या देखता था? मोबाइल लगा, अरे शाही नहीं, तो शाही नहीं है देखता था। तो इंक का पैड होता था, तो इंक का पैड होता था तो क्या करता था, हाँ शाही लग गई है। और उसके बाद वो क्या करता था कि कुत्ता कहाँ है, यहां पर कुत्ता है, हाँ लग गया है, बराबर लग गया है। दोनों आंखों से देखा, अगर आंखों को कम दिखाई देता है तो चश्मा लगाकर आदमी देख लेता है कि कुत्ते पर बराबर लगा कि नहीं लगा, गारंटी कर लेता है हाँ बराबर कुत्ते को लगा हुआ है। फिर वो क्या करता था, ऐसे फोल्ड करता था, अरे बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करना होगा, तो
फिर ऐसा छोटा करता था कि और बड़ा हो गया है, थोड़ा सा और छोटा करना होगा, तो और छोटा करता था, और छोटा करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देता था, और डालने के बाद निश्चिंत हो जाता था कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। खातरी होती थी, और खातरी होने के बाद, गारंटी होने के बाद वोटर वहां से निकलकर चला जाता था। ऐसा बैलेट पेपर में होता था। अब क्या हुआ, बैलेट पेपर के बाद क्या हुआ, ईवीएम आ गया। तो आप लोग ईवीएम पर वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, बटन दबाया, आपने देखा, जैसे बैलेट पेपर पर देखते थे ना, देखा कि निशान पर मोहर लगी कि नहीं लगी, देखा, दिखाई नहीं दिया। 2004 2009 में जो ईवीएम मशीन थी उसमें दिखाई नहीं देता था, तो दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, तो वोटर को क्या लगा कि कहीं मेरा वोटर साला इधर उधर तो नहीं गिर गया, तो उसको वोट दिखाई नहीं दिया, इधर उधर गिरा। तो इतने में चुनाव आयोग के कर्मचारी ने देखा कि ये वोटर जो कंफ्यूज्ड है, तो आया, और चुनाव आयोग के कर्मचारी ने उसको कहा, हो गया। वोटर क्या कहते, अच्छा हो गया, हाँ हाँ हो गया। किधर से आए, इधर से आए, इधर जाओ 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 इधर, तो उसको भगा देता है। तो वो जो आदमी जिसने आंखों से बैलेट पेपर पर देख के इंश्योर करके वोट डाला था, ईवीएम मशीन में आंखों से दिखाई नहीं दिया, तो ये सोचते हुए घर में गया कि पता नहीं साला मेरा वोट किसके नाम पर जमा हो गया है, भ्रांति में घर में चला गया। ईवीएम मशीन, जब ईवीएम मशीन में ऐसा हुआ तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस घोटाले को रोकना होगा, तो पेपर ट्रेल मशीन लगाया, तो पेपर ट्रेल मशीन आ गई। फिर आप वोट डालने के लिए गए 2014 को, 2014 में पेपर ट्रेल मशीन लगी, आप पेपर ट्रेल में वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, दबाते ही आपको दिखाई दिया। 2004 में, 2009 में आपको दिखाई नहीं दिया था, 2014 में आपको दिखाई दिया, आंखों से दिखाई दिया, कागज का टुकड़ा पेपर ट्रेल में दिखाई दिया। मशीन का नाम है पेपर ट्रेल, पेपर का मतलब कागज का वोट दिखाई दिया, कागज नहीं दिखाई दिया, कागज का वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर कांच के नीचे दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद आपने देखा कि आपने जिस निशान पर मोहर लगाई बराबर लगी है कि नहीं, तो आपने हाँ बराबर लगी हुई है, आपको हाँ हाँ मेरा ही जैसे दबाया वैसा लग गया है। 7 सेकंड वो कागज का टुकड़ा रुका रहा, रुकने के बाद कट कर बैलेट बॉक्स में गिर गया। आज ऐसा होता है। 2004 में दिखाई नहीं देता था, 2009 में दिखाई नहीं देता था, इसलिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सारा डाटा लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा डाटा छानबीन करने के बाद फैसला दिया कि ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जब ईवीएम मशीन में आप वोट डालते हो, 2004 में और 2009 में आपने वोट डाला, आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया। जब नहीं दिखाई दिया, इसके बावजूद भी आपका वोट ईवीएम में गया, मशीन के अंदर गया, आपको दिखाई नहीं दिया, मगर ईवीएम मशीन में आपका वोट जमा हो गया। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोलते हैं कि आपका जो वोट है वो ईवीएम मशीन में जमा हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है।
बैलेट पेपर में आपको आंखों से दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल एविडेंस था, भौतिक सबूत था। इसका साइज है, इसका वजन है। मगर ईवीएम मशीन के अंदर जो आपका वोट जाता है उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, इसका फिजिकल एविडेंस है। फिजिकल एविडेंस ना होने की वजह से क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है आपके वोट का, वो रिकॉर्ड दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। इधर आ जाओ, दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। सारे दुनिया के एक्सपर्ट ये मानते हैं, भारत में नहीं, सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं। क्या मानते हैं? कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। चलो आपको प्रयोग करके दिखाता हूं, ये ट्रांसफरेबल कैसे होता है। ये मोबाइल है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। ये मोबाइल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक में मैसेज टाइप करता है आदमी, राम नारायण मैसेज टाइप कर रहा है कि मैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूं, राम नारायण जी मैं बैठा हुआ हूं, थोड़े देर में मेरी फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ जाएगी, 2 घंटे में मेरी फ्लाइट जो है वो दिल्ली पहुंच जाएगी। हेलो, हाँ, तो राम नारायण एयरपोर्ट से राम प्रसाद को मैसेज दे रहा है कि राम प्रसाद जी मैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूं और जल्दी ही मेरी फ्लाइट निकल जाएगी, आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आइए। मैं दिल्ली में पहली बार आ रहा हूं, मैं दिल्ली नहीं जानता हूं, आप रिसीव करके मुझे ले जाइए। तो राम नारायण राम प्रसाद को इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में मैसेज टाइप करता है और ये मैसेज राम प्रसाद को दिल्ली पहुंच जाता है, यहां से चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अगर न्यूयॉर्क में है तो न्यूयॉर्क में जाता है, 10,000 किलोमीटर है तो 10,000 किलोमीटर जाता है, 25,000 किलोमीटर है तो 25,000 किलोमीटर जाता है, अगर चांद में जाना है तो भी जाता है। पता है आप लोगों को, कभी कभी आप लोगों ने खबर सुना होगा कि भारत सरकार ने जो यान चांद पर भेजा उसमें थोड़ा बिगाड़ हो गया है, तो बॉम्बे में जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, इसरो, तो वहाँ इंजीनियर लोग कंप्यूटर पर बैठते हैं और चांद पर जो ये मशीन भेजा हुआ है उसका बिगाड़ बॉम्बे में बैठे बैठे दुरुस्त कर लेते हैं। आपने खबर सुना होगा। इसका मतलब यह है कि इतने लंबे देर तक वहां ये मैसेज के द्वारा उसको सुधारा जाता है, रिमोट कंट्रोल टेक्निक के द्वारा। तो इस तरह से, जैसे रिमोट कंट्रोल क्या होता है, आपके घर में टीवी है, टीवी और आप के बीच में 7-8 फीट का अंतर है और आप अपने घर में बैठे कमरे में, और अब 8 फीट के अंतर से आप टीवी ऑन करते हो, टीवी ऑफ करते हो, होता कि नहीं होता? होता ना आपके घर का। इसी को कहते हैं रिमोट कंट्रोल टेक्निक। जब आप अपने घर में 7-8 फीट के अंतर पर रिमोट कंट्रोल से बटन दबाकर आपका टीवी ऑन और ऑफ करते हो, तो भारत सरकार के पास ज्यादा पैसा है, तो ज्यादा बड़ा उनके पास में टेक्नोलॉजी है, तो वो वहां बैठे बैठे चांद पर जो मशीन भेजा हुआ है वहां रिमोट कंट्रोल से जो बिगाड़ होता है उसको सुधार कर लेते हैं। इतना सारा कुछ होता है।
तो ये सारा का सारा ये जो टेक्निक है रिमोट कंट्रोल टेक्निक, तो ये डाटा ट्रांसफरेबल उससे भी छोटा मामला है। इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होता है, सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं ये डाटा ट्रांसफरेबल होता है, कई लाख किलोमीटर ट्रांसफरेबल होता है। ईवीएम मशीन चुनाव के सेंटर में 1.5 फीट की ना मशीन है, 1.5 फीट में आपका वोट जमा हो गया, 7 पार्टी का वोट जमा हो गया, राम नारायण का भी जमा हो गया, राम प्रसाद का भी जमा हो गया। राम प्रसाद का वोट ईवीएम में राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हो गया, मशीन के अंदर ही अंदर हो गया। मशीन के अंदर क्या चल रहा है आपको बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, ये अंदर ही अंदर चल रहा है, मशीन के अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो रहा है। जब मशीन के अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो बाहर आपको कैसे दिखाई देगा? जब बाहर आपको दिखाई ही नहीं देगा तो आपके पास सबूत कहां से आएगा? और चुनाव आयोग कोई ईवीएम मशीन देखने तक के लिए नहीं देती, तो आपके पास सबूत कहां से आएगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है छानबीन करने का। सुप्रीम कोर्ट को अगर मान लो चुनाव आयोग को मशीन ले आओ, तो मशीन लाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया अरे एक्सपर्ट लोगों को बुलाओ छानबीन करो। सुप्रीम कोर्ट के पास सारा का सारा पावर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास वो मशीन खोल करके सारी के सारी छानबीन करने का अधिकार है, और उन्होंने ये छानबीन करके फैसला दिया। तो ईवीएम मशीन में जो आपका वोट है वो इस तरह से फिजिकल नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। राम नारायण का वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हो गया। कितने फीट की मशीन है? 1.5 फीट की मशीन। साले 25,000 किलोमीटर ट्रांसफर हो सकता है, 1.5 फीट में नहीं हो सकता है। इधर के उधर ये 1.5 फीट की तो है मशीन। 25,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर चांद के ऊपर वहां हो सकता है, ये 1.5 फीट में नहीं हो सकता। हो सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको बात समझ में आएगी तो आप दूसरों को समझा सकते हो। तो ईवीएम मशीन में ये होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको रोकना होगा। अब रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। आप पेपर ट्रेल मशीन पर तीसरी बार तीसरे तरीके से वोट दिया, देने के बाद आंखों से दिखाई दिया, कागज का वोट बाहर निकला। अब क्या हुआ? अब काउंटिंग, राम नारायण की काउंटिंग हो रही है। ईवीएम मशीन ने काउंटिंग में राम नारायण चुनाव हार गए। राम नारायण ने कहा मुझे मंजूर नहीं है। ये जो कागज के टुकड़ा बैलेट बॉक्स में पेपर ट्रेल मशीन में पड़ा हुआ है, कट कर उस कागज के टुकड़ों की गिनती मैं चाहता हूं। कलेक्टर ने ऑर्डर दिया कागज के टुकड़े की गिनती किया जाए। गिनती हुई, कागज के टुकड़ों में हारा हुआ राम नारायण जीत गया। जो हारा हुआ राम नारायण था वो राम नारायण चुनाव जीत गया कागज के टुकड़ों में। क्यों? ईवीएम में उसका वोट राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हुआ, मगर पेपर ट्रेल में वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता। कैसे? ये भी आपको बताता हूं। ये राम नारायण पर आपने ठप्पा लगाया चुनाव निशान का। ये राम प्रसाद, यहां राम प्रसाद पर ठप्पा लगा है, यहां राम नारायण पर लगा है। राम नारायण का कागज का वोट राम प्रसाद में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो राम प्रसाद अलग है, राम नारायण अलग है, और उसका अलग अलग कागज पर ठप्पा लगा हुआ है। राम प्रसाद का वोट राम नारायण में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राम प्रसाद का अलग चुनाव निशान है, अलग वोट है,
अलग ठप्पा लगा हुआ है, तो इसलिए ये इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए ट्रांसफरेबल होता है। मगर यहां बैलेट पेपर में वोट आंखों से दिखाई देता है, अलग अलग स्टैंप लगा हुआ है, इसलिए ट्रांसफर अलग अलग जगह पर हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो क्या हुआ, राम नारायण को जितने लोगों ने वोट दिया वो सारे वोट कागज के टुकड़े में जमा हो गए। राम नारायण को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ईवीएम में जो वोट डाला गया था वो राम प्रसाद के नाम पर जमा हो गया था, मगर बैलेट पेपर में राम नारायण का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए राम नारायण चुनाव जीत गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया 8 अक्टूबर 2013। फिर आगे क्या हुआ, चुनाव आयोग के अधिकारियों को मालूम था पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। चुनाव आयोग को मालूम था ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई मशीन है, ये घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया, 0.33% लगाया। कितना है होता है 0.33? आधा % भी नहीं होता है। कितना नहीं लगाया, 99.67% नहीं लगाया। क्यों कम से कम लगाया, आधा % से भी कम चुनाव आयोग ने क्यों लगाया? इसलिए कम लगाया, घोटाला पकड़ने वाली संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था ये घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। इसलिए चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया। 2014 में, 2015 में, 2016 में लगभग नहीं लगाया। आधा % से भी कम का मतलब है लगभग नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो मुझे मालूम हो गया, जब मुझे मालूम हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। मुझे मालूम हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, जज साहब 8 अक्टूबर 2013 को आपने घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का चुनाव आयोग को आदेश दिया था, मगर चुनाव आयोग ने इतना % लगाया वो लगभग नहीं के बराबर था, ताकि चोरी पकड़ी ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने वकील भेजा, वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, जज साहब ये जो वामन मेश्राम है, ये वामन मेश्राम ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है चुनाव आयोग, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है। जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है? तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा, जज साहब पढ़ के सुना है? हाँ पढ़ के सुना। तो पढ़ के सुनाने लगा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। उस निर्णय में ऐसे 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 निर्णय दिया। जज ने रोका, अरे रुको, तुम तो बोल रहे थे वामन मेश्राम चिट्ठी लिख रहा है, ये तो हमारा जजमेंट तुम पढ़ रहे हो। ये 8 अक्टूबर 2013 को तो हमने जजमेंट दिया, तुम हमारा जजमेंट पढ़ रहे हो। कहा यही कह रहा हूं जज साहब कि आपका जजमेंट लिखकर वो चिट्ठी लिख रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है हमने जो जजमेंट दिया उसको हमको लागू करवाना चाहिए था, हमारे बजाय वामन मेश्राम हमारा जजमेंट लागू करवा रहा है। हाँ जज साहब रुको। और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 को निर्णय दिया कि 2019 को लोकसभा का जो चुनाव होगा
100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया जाता है। तो आजकल ईवीएम मशीन को, जो पेपर ट्रेल मशीन 13.5 लाख मशीन लगी हुई आप देख रहे हो ना, वो मैंने लगवाई, वामन मेझराम ने लगवाई। 24 अप्रैल 2017 के आदेश के आधार पर मैंने लगवाई, ताकि अगर चुनाव में घोटाला होता है तो उस घोटाले को पकड़ा जाए। साथियों, ये निर्णय जब आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने? 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके प्रधानमंत्री बनाए मनमोहन सिंह को। सारे दुनिया में मनमोहन सिंह फेमस थे, ईमानदार आदमी। मनमोहन सिंह ईमानदार प्रधानमंत्री, बेईमानी से चुनकर आया हुआ ईमानदार प्रधानमंत्री। मैं सुधार कर लेता हूं कि मनमोहन सिंह ईमानदार प्रधानमंत्री थे, बेईमानी से चुनकर आया हुआ ईमानदार प्रधानमंत्री। अब ज्यादा स्पष्ट हो गया, थोड़ा सा क्लियर हो गया। और उस दौरान आरएसएस के, बीजेपी के लोगों ने, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम का घोटाला पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में सारा डाटा रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, उसे रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। ये निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये निर्णय देने के बाद 2014 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में 0.33% मशीन लगाई गई और घोटाले से नरेंद्र मोदी को चुना गया। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे। 186 से ज्यादा सीटें कभी जितवा नहीं पाए। अकेले नरेंद्र मोदी जब 2014 के चुनाव में चुनाव लड़वाए तो 283 सीटें जीती। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 272। जीती कितनी? 283। तो नरेंद्र मोदी अकेले ने 283 सीटें जीती। अटल बिहारी अडवाणी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे, 186 से ज्यादा सीटें नहीं जितवा पाए। नरेंद्र मोदी इतनी ज्यादा सीटें जितवाने में कामयाब क्यों हुए? ईवीएम में घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ आरएसएस बीजेपी का समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ? समझौता हुआ कारण अडवाणी ने घोषित किया कि मैं सारे देश भर में रथ यात्रा निकालूंगा, और ईवीएम में कांग्रेस ने घोटाला करके 2004-2009 में सरकार बनाई घोटाले से, ऐसा ऐलान कर दिया। तो कांग्रेस की सरकार थी, 2013 में हाथ पैर फूल गए। वो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के पास गए कि अडवाणी जी को रोकिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश खतरे में पड़ेगा। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने कहा कि अडवाणी जी बड़े नेता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। कांग्रेस ने सोचा अब अडवाणी को कौन रोक लगा सकता है, तो कांग्रेस को पता चला कि आरएसएस के लोग अडवाणी को रोक लगा सकते हैं। कांग्रेस के लोग नागपुर में आरएसएस के पास गए और आरएसएस को कहा कि अगर अडवाणी जी ने यात्रा निकाली और हमारे घोटाले का पर्दाफाश किया तो देश खतरे में पड़ेगा। आरएसएस ने कहा देश को खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा, अडवाणी को रोका जाएगा, बताइए हमें क्या फायदा होगा। ने आरएसएस को कहा आपको फायदा ये होगा कि देश बच जाएगा, यही आपका फायदा है, क्योंकि आप देशभक्त लोग हो, आप आरएसएस के लोग हो, आप सबसे बड़े देशभक्त लोग हो। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा अरे ये तो एससी एसटी ओबीसी को बुड़बक बनाने के लिए हम देशभक्ति का चोला पहने हुए हैं, हम थोड़ी ना देशभक्त है। हमने तो देशभक्ति का चोला एससी एसटी ओबीसी बनाने के लिए पहने, तो वही चोला हमारे ऊपर फेंक के मार रहे हो। हमें फायदा क्या होगा ये बताओ।
अच्छा, तो आप फायदा चाहते हो, चलो ठीक है। 2014 का चुनाव आप जीत लो, सरकार हमारी है, चुनाव कमिश्नर हमने बनाया है, सारे देश की मशीनरी चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, 2014 में आपकी सरकार बना देते हैं। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपने 2 बार घोटाले से सरकार बनाई और आप हमको एक कई बार घोटाले से सरकार बनाने की बात कर रहे हो। कांग्रेस ने कहा आप भी 2 बार घोटाला करना चाहते हैं, हमको तो सारे दुनिया वाले 2 नंबरी बोलते हैं कांग्रेसियों को, आप भी 2 नंबर बनना चाहते हैं। आरएसएस ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने 2 बार घोटाला किया, हमको भी 2 बार का अवसर मिलना चाहिए, बराबरी का अवसर होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा ओके ठीक है, 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तुम घोटाला कर लेना, हमारे घोटाले के बारे में तुम चुप रहना, तुम्हारे घोटाले के बारे में हम चुप रहेंगे, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, चिड़ी चुप, साला किसी को मालूम ही नहीं होना चाहिए। इस वजह से इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, मगर आप लोगों को पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि दोनों ने आपस में समझौता किया, इस वजह से घोटाले का आपको पता चलने। अगर हमने सारे देश भर में लोगों को बताने का काम नहीं किया होता तो फिर तो पता नहीं चलता, इस वजह से आपको पता चल रहा है। तो 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, घोटाले से बने हुए। 2017 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट का हमारा निर्णय नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा और नरेंद्र मोदी ने कहा अरे अब तो हम लोग 2019 का चुनाव जीत नहीं पाएंगे भाई, वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया है, कि कांग्रेस की मदद लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा कि हमें 2019 के चुनाव में समझौते के अनुसार दोबारा भी घोटाला करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। कांग्रेस ने बीजेपी को कहा प्रधानमंत्री किसका है? कहा हमारा। सरकार किसकी है? क्या हमारी है। प्रधानमंत्री तो आपका है, तो फिर हमारे मदद की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग का कमिश्नर भी आपने बनाया है, सारे देश की मशीनरी आपके नियंत्रण में है, तो जो करना है कर लो। नहीं नहीं नहीं, वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया है। वामन मेश्राम की टांग कोई गांधी जी की सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है, तो डबल हड्डी वाली टांग है, ये अड़ा दिया है। इसलिए आसान नहीं है कि वामन मेश्राम की टांग को हटा दिया जाए। इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। कांग्रेस के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो भारत के 10 बड़े वकील है उसमें से एक, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस दायर किया। केस में क्या लिखा? मिलान कराया जाए। ईवीएम मशीन में 100 वोट 100% है, तो पेपर ट्रेल मशीन के 50 वोटों के साथ उसका मिलान कराया जाए। ईवीएम के 100 तो 50 पेपर ट्रेल के मिलान कराओ और मिलान से पता करवाओ घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में गए, बीजेपी को मदद करने के लिए, आरएसएस को मदद करने के लिए। जब गए तो केस रिजेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि फैसला तो पहले आया हुआ था। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा वकील साहब ये तो पहले ही निर्णय आ चुका है 100% गिनती करने का, आप 50% की मांग कर रहे हो। 100% ज्यादा होता है कि 50%? 100% न ज्यादा होता है। 100% का फैसला 2017 में आया, तुम 2019 में 50% की मांग कर रहे हो। 100% ज्यादा होता है ना। जज ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि जस्टिस रंजन गोगोई था। क्यों नहीं माना? उस पर एक औरत ने विनय भंग का आरोप लगाया। तो जो दूसरे नंबर का जज था जस्टिस शरद बोबड़े, उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था,
उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में 2 नंबर का जज, बाद में चीफ जस्टिस हो गया रंजन गोगोई के बाद। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और 7 जज के बेंच ने उस औरत ने जो आरोप लगाए उसकी जांच करके फैसला दिया कि रंजन गोगोई निर्दोष है, और फैसला दिया जस्टिस पटनायक को उस औरत की जांच करो। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। यानी आरोप करने वाली औरत जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ा, इसका मतलब आरोप करने वाली औरत ने झूठा आरोप लगाया था। अगर झूठा आरोप लगाया था तो जस्टिस पटनायक को उसको दंड देना चाहिए था, उसको भी निर्दोष छोड़ दिया। ये खबरें हमने जब सुना तो हमें समझ में आया कि सारा बनाव चल रहा है, सारा बनाव चल रहा है, नौटंकी चल रही है। इतने में 8 अप्रैल 2019 को निर्णय दिया जस्टिस गोगोई ने कि 50% का मिलान नहीं होगा, 1% होगा, और 1% का जजमेंट आ गया और 100% का जजमेंट हमारा नीचे दबा दिया गया और 1% का जजमेंट ऊपर लाया गया। अगर मैं चुनाव आयोग को कहो कि ये 100% रिकाउंट करो तो चुनाव आयोग कहेगा ये पुराना 17 का जजमेंट है, ये नया जजमेंट है 8 अप्रैल 2019 का, हम इसको मानेंगे। यानी उस जजमेंट को मानने के लिए और मेरे जजमेंट को पुराना दिखाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि 1% में अब आप चोरी पकड़ो। आरएसएस को पता चला 1% में पकड़ा नहीं जाएगा, बीजेपी को पता चला पकड़ा नहीं जाएगा। आरएसएस बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और कार्यकर्ताओं को कहा कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने के लिए एक आदमी वोट डालने के लिए जाएगा और 2-2, 3-3, 4-4 वोट डालेगा। कैसे? एक आदमी वोट के लिए जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वोट डालेगा। आप सोचते होंगे ऐसे कैसे हो सकता है? चलो आपको सबूत देता हूं, बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता हूं। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, 11 लाख लोगों ने वोट दिया, 12,87,000 वोट मशीन से निकले। 11 लाख लोगों ने वोट दिया, वोट 11 लाख निकलने चाहिए थे, 12,87,000 निकला। 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव में निकला। इतने तेजी से तो मुर्गी भी अंडा नहीं देती है, ईवीएम मशीन वोट दे रही थी। ये आंकड़ा इस बात को प्रूव करता है कि ईवीएम मशीन में ज्यादा वोट डलवाकर चुनाव जितवाया गया। तो आपको मैं सबूत के तौर पर ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया है, 373 सीटों पर या तो ज्यादा वोट निकले या तो कम वोट निकले। ज्यादा वोट निकलना भी घोटाला है, कम वोट निकालना भी घोटाला है। मान लो 11 लाख लोगों ने वोट निकाला, 12,87,000 निकालना घोटाला है। 11 लाख लोगों ने वोट डाला, 8 लाख वोट निकालना भी घोटाला है। जितना लोगों ने वोट डाला उतना ही निकाला जाना चाहिए, तो ही ईमानदारी से वोट हुआ ऐसा माना जाएगा। तो ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 373 सीटों पर ऐसा हुआ। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272। कितने सीटों पर घोटाला हुआ? 373। इसका मतलब है 101 सीटें सरकार बनाने को जितना आंकड़ा चाहिए उससे ज्यादा सीटों पर घोटाला हुआ। इसका मतलब है 303 सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीती, 373 में से 303 जीती। 100% सीटों पर बीजेपी ने घोटाला किया। 373 सीटों में से 303 सीटें बीजेपी ने जीती। इसका मतलब है 100% सीटों में बीजेपी ने घोटाला किया।
इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी। साथियों, ये इतना भयानक है, इतना भयानक है, हैरानी होती है। 24 सितंबर 2019 को चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 4 महीने बाद ये जो पेपर ट्रेल का डाटा था, ये चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि जो डाटा था मशीन में, सबूत था घोटाले का। चुनाव आयोग को डर लगा कि मेश्राम सुप्रीम कोर्ट ने ना जाए और ये मशीनों को रोक ना लगाए और रोक लगाकर गिनती करने की मांग ना करे पेपर ट्रेल की। इसलिए चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल का डाटा 24 सितंबर 2019 को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका भी सारा का सारा डाटा हमारे पास लिखित है, सबूत है। ये सारी चीजें सबूतों के साथ बोल रहे हैं। ये इतना सारा सबूत और 2 पैकेट और भरे हुए हैं। अब इसको रोका कैसे जाए? आप लोग इस चिंता में पड़ गए होंगे, साला तो बहुत भयानक मामला है, इसको रोका कैसे जाए? रोकने का पहला कार्यक्रम आप लोगों को पहले जगाना होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये मशीन में खाली कैसे गड़बड़ी होती। मशीन अपने आप थोड़ी काम करती, मशीन से लोग काम करवाते हैं, इसलिए आदमी घोटाला करवाता है। तो इसको रोकने का पहला तरीका है कि आपको जगाया जाए और आपका ओपिनियन बनाया जाए कि ईवीएम में घोटाला होता है। दूसरा काम क्या किया जाए? चुनाव आयोग को लिख कर दिया जाए कि मशीन को ईमानदार मशीन बनाया जाए। अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना तो भारत बंद किया जाए। आपको याद होगा, हमने सीए के मुद्दे पर भारत बंद करवाया था और इतना बड़ा भारत बंद हो गया था कि नरेंद्र मोदी का सीए का कानून डब्बे में गोल करके हमने रखा हुआ है, अभी तक लागू नहीं कर पाया। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। चलो मान लेते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी अपना पास किया हुआ कानून क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? क्योंकि वामन मेश्राम लागू नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब है वामन मेश्राम की ताकत सीए के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमने रोक लगा दिया। अगर भारत बंद के बाद भी चुनाव आयोग नहीं मानता है तो 2024 के अंदर ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जो ईवीएम मशीन हमारी किस्मत फोड़ने में लगी हुई है, उसको हम भी फोड़ेंगे। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए हम लोग सारे देश भर में तैयारी कर रहे हैं। सारे देश भर के लोगों को तैयारी करने के काम में लगा हुए होंगे। और अगर फोड़ने की जरूरत पड़ी और चुनाव आयोग ने हमारी बात को ईमानदारी से चुनाव करने की बात, कानून और संविधान के दायरे में चुनाव करने की बात अगर चुनाव आयोग ने नहीं मानी, तो क्या ईवीएम फोड़ने के लिए आप मदद करोगे? हाथ खड़े करो। अच्छा, सभी लोग फोड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए नहीं तो हमने सोचा था कि जो हाथ खड़ा नहीं करेगा उसको देशद्रोही घोषित किया जाएगा, मगर आप सभी देशभक्त लोग हैं, इसलिए सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है कि देश को आप बचाना चाहते हैं, संविधान को आप बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को आप बचाना चाहते हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये काम करने के लिए आप रजामंद हो गए हैं। धन्यवाद।